Now coming to the next article. ये नेपाल पीस प्रोसेस है क्या प्रवेश? What is this? I think it is a peace process between the Nepal government and the Maoist. Oh, मतलब UN United Nations mission to Nepal, a special office of UN was created after the peace accord was signed between the Nepal government and Maoist in 2006. The decade-long conflict involved 17,000 people killed. इसके बीच में पीस प्रोसेस है. आई थिंक जो मॉइस्ट वाले जो हम लोग लिखते हैं ना सिक्योरिटी में, वो भी इसका एंगल लेके आ सकते हैं नेपाल में और नेबरिंग कंट्रीज वाला. चैंडलर बिंग डाइस 54 years. फ्रेंड्स देखो मानसी? नहीं. Sikkim project destroyed by flood may receive only part of the insurance claim. तो बेसिकली ये कि जो इतनी मतलब मेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया था इन बिल्डिंग दिस डैम, और इंश्योरेंस क्लेम जो रहेगा ओनली पार्ट ऑफ दैट वुड बी सेटल्ड. तो कॉस्ट ओवररन हम बोल सकते हो, ओवररन तो नहीं होगा बट किस एफिशिएंसी से हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज और इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, वो एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से हम लर्न कर सकते हैं. हाँ, और फिर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI is इंश्योरेंस a statutory body. It has asked insurers to speed up the claim settlement process in Sikkim. क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में. आफ्टर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट के समय में एक एरिया हो जाता है. ठीक है. IT returns by salaried individual 0 to 5 year, 5 to 10. सो यही है जो हम मिडिल इनकम ट्रैप की भी बात कर हाँ रहे थे. अभी इसमें हमें हाँ. अपवर्ड मोबिलिटी देखने को मिल रहा है. तो मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही हैं चीजें, बट कोशिश यही हमें जो फोकस है कि वी डू नॉट गेट ट्रैप्ड इनटू दिस. तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हैं. We have already talked about the implication of the Israel war in Gaza on the world and in India. ये ले ये सकते भी हैं बात कर चाइना चुके हैं. मॉडल. हाँ, चाइना मॉडल इंडिया डिडंट फॉलो. लेविस मॉडल है क्या? In 1954, St. Lucian economist William Lowther Lewis wrote about the enormous industrialization possibility for underdeveloped country with unlimited availability of labor and sustenance at subsistence wages. तो ये मॉडल है बेसिकली कि आपके पास पॉसिबिलिटी है इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, और विथ नेग्लिजिबल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सच लेबर इन सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर वाज नेग्लिजिबल. तो इसको यहाँ पे बनाया जाता है वायबल एमिनेबल और प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट मैकेनाइजेशन. तो मतलब एग्रीकल्चर मैकेनिक्स यूज सेक्टर. करके. हाँ हाँ. नहीं, यहाँ बोलो. पे जो पॉइंट हाईलाइट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो जीरो रहता है. सो इवन डिसगाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसमें भी हम बोलते हैं कि एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट वो जीरो रहता है. तो अगर एग्रीकल्चर फार्मेसी और लोगों को एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर और ज्यादा वाइबल हो सकता है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज की जा सकती है. विद दैट मैकेनाइजेशन एक वो है मेथड फॉर दिस. इम्पोर्टेंट मेथड है. हाँ, हाँ. जो ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी होगा इससे भी एग्रीकल्चर एक वाइबल लाइवलीहुड ऑप्शन बन सकता है. तो इसका मतलब कि इंडिया जो है कुछ कुछ ही स्टेट्स है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है गुजरात, जहाँ पर दे आर फॉलोइंग द मेथड ऑफ द लेविस मॉडल कि मैकेनाइजेशन ज़्यादा है, हाई मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी है,
और लेबर इनपुट ज़्यादा है वहाँ पर। बाकी सब स्टेट्स में कम। तो बाकी सब स्टेट्स जो मॉडल है वो डिफरेंट मॉडल है। वो एक तरह से एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। इनफॉर्मल इकोनॉमी हो गया, मैकेनाइजेशन कम है, ये हो सकता है इसका मतलब। हाँ, आपने बता दिया, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कैपिटल। ठीक, ये हमने डिस्कस कर लिया था। होस्टिंग ओलंपिक्स इज नॉट अबाउट जस्ट डूइंग, इट इज अबाउट अ हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट। तो ये प्रो हो गया कि क्यों हम लोग को होस्ट करना चाहिए ओलंपिक को। हाई लेवल ऑफ तो हमने बात किया था क्यों करना चाहिए, हम्म इसका तीन चार एरियाज हमने ले लिया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एक नेशनल प्राइड से रिलेटेड है, तीसरा कि मोटिवेशन मिलता है एथलीट को, और एथलीट का रिकग्निशन बढ़ता है इन दिस फील्ड, तो उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है। आई थिंक दिस पेपर इज फिनिश्ड, मानसी, वी कैन टेक अप फाइनेंशियल एक्सप्रेस पेपर। थैंक यू। सो व्हाट इज दिस के फैक्टर इन फुल प्ले हाउसिंग सेगमेंट में अगर हम बात करें। सो फर्स्टली ट्रेंड की अगर हम बात करते तो बेसिक के फैक्टर इट इज विजिबल इन मेनी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी व्हिच इज एट प्ले इन हाउसिंग स्पेस एज वेल। सो वन ऑफ द एग्जांपल्स ये है, हाउसिंग सेल्स जो जूम हुई है, इंक्रीज हुई है टू अ 6 ईयर हाई इन सितंबर क्वार्टर, बट जो बुलिशनेस है दैट वाज मिसिंग इन अफोर्डेबल हाउसिंग। तो बेसिकली देखा गया जा रहा है कि हाउसिंग सेक्टर में भी स्पेसिफिकली जो लग्जरी हाउसेज है ना, वहां पे सेलिंग या सेल्स या डिमांड्स मैसिवली इंक्रीज हुई है। तो ये है बेसिकली के फैक्टर मतलब ये जो पैटर्न है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज बेसिकली व्हाट इज द के फैक्टर। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में रादर डिक्लाइन देखने को मिली इन सेल्स बाय अराउंड 10%। So, Mansi, what is the reason of this push towards buying more luxury? रीजन हमें इस रीजन नहीं बोलूंगी मैं, इसके पीछे यही बोलूंगी कि जो हमारा हाई इनकम इनइक्वालिटी है ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या उस चीज को सब्सटैंशिएट कर रहा है एक तरीके से, कि इवन आफ्टर कोविड-19 ऑल्सो जो इनकम इनइक्वालिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हुई है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये थोड़ा हम जो ट्रेडिशनल सेंस है उसमें देख रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोगों ने अपनी जो सेविंग्स है उसका डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं और नाउ दे कैन मूव टुवर्ड्स दी लग्जरी हाउसेस। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते प्रवेश। ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे सेविंग्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वहां पे भी एक इशू यही चल रहा था कि सेविंग्स, हम बोल रहे थे कि क्या सेविंग्स डिक्लाइन हो रही है इंडिया में, और अगर डिक्लाइन हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजन ये है कि इनकम इतनी मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होने की वजह से सेविंग्स डिक्लाइन नहीं हो रही है। सो सेविंग्स बेसिकली इन्वेस्ट की जा रही है इन टर्म्स ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बाय द पीपल। बट इसमें भी स्पेसिफिकली जो हम यहाँ पे पैटर्न की बात कर रहे हैं उसमें यही है कि लग्जरी हाउसेस सेगमेंट्स में सेल मैसिव हुई है। ठीक। सो So now इवन we can move down and we can talk about. so we can take up this बाजरा, it is rich in iron and dietary fibers, ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन और जिंक रिच है। ज्वार जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हाई फाइबर कंटेंट रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैग्नीशियम और फॉस्फोरस के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है ज्वार। रागी जो है इट इज एक्सेलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मीडियम, इट इज इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रोबायोटिक्स। स्मॉल मिलेट्स जो है दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर एज अ रिच सोर्स फॉर कॉपर, आयरन एंड बी विटामिन जो हमारी अगेन हेल्दी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। सो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। So Rajasthan is the topmost state of the bajra production. In the jawar we have the Maharashtra, and in the ragi I think we have the central India, that is the Madhya Pradesh, and the small millets we have in the Deccan Peninsula also. So the millets are produced on a very large scale in India.
So this we have talked about what is the Niti Aayog plan of developed India by 2047, and we have the ऊपर energy लेता है targets also. क्या औशिक? कोट कोट vocal Okay. for affordable. So from the government side, we are very clear. We would like telecom service to continue to remain the most affordable in the entire world. And today, amongst all large economies, India's telecom sector is the most affordable telecom sector. So, Mansi, do we have like this? Are we really affordable? Yes, we are affordable comparatively, जो यहाँ पे बात बोली जा रही है. बट एक और जो स्पेसिफिकली एस्पेक्ट की हम बात करें, हमने पहले भी बात की है, डुओपोली जो मॉडल इमर्ज हो रहा है, उस पे बीएसएनएल का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो औशिक ने ये पॉइंट हाईलाइट भी किया था. सो ये हम बात कर सकते हैं. बट अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो यस, डेफिनेटली वी आर वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज. तो उसकी वजह से वी आर सीइंग कि डेटा पेनिट्रेशन भी जो है वो भी इसी एक मेजर रीजन की वजह से हो पाया है. Okay, so we can talk about digital tax, about two important things that developing countries such as India wants the moratorium on taxation, which was agreed on the digital tax as digital tax at the WTO meet in 1998, which was withdrawn. And these countries which have expressed reservations about the moratorium are worried about the revenue they will lose out. So WTO में digital tax की बात हो रही है, and India is seeking the moratorium on this particular tax because of certain concerns to promote to protect its consumers and its domestic market. तो बेसिकली यहाँ पे चीज जो हाईलाइट की इसमें जाती है, हाँ, मानसी इसे समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों बोल रहा है मोरेटोरियम. मोरेटोरियम मतलब बैन होता है ना, मतलब मोरेटोरियम मतलब क्या बैन होता है? बैन स्टे नहीं होता लगाना. है, बैन नहीं, स्टे हाँ, करना. हाँ, स्टे करना मतलब होता है. स्टेटस हाँ. को उसी उसी चीज को मेंटेन करना वहीं पे, तो मतलब वो चेंज ना करना. तो यहाँ पे इंडिया सिक्स टैक्स ऑन गुड्स इन डिजिटल इंपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल भी जो दे रखे है, सपोज एक हाइपोथेटिक सिचुएशन है कि नेटफ्लिक्स है, अगर इंडिया में वो एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई फिल्म, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे, तो फिल्म को क्या आप एज अ सर्विस देखोगे, या ओवरऑल नेटफ्लिक्स हमें सर्विस प्रोवाइड करे, या नेटफ्लिक्स को आप एज अ गुड देखोगे? तो यहाँ पे भी जो डेफिनेशन में प्रॉब्लम है, एम्बिग्विटी, एक वो हमारे लिए कंसर्न है. एंड अगेन, क्योंकि वो केटर कर रहे हैं टू द इंडियन पीपल, तो जो टैक्स रहेगा अगेन वो इंडिया को मिलना चाहिए, उसका जो भी प्रपोर्शन है. इट शुड नॉट रिमेन विद नेटफ्लिक्स. तो वो एक ये कंसर्न यहाँ पे रेज किया जा रहा है. सो इक्वलाइजेशन लेवी की भी जब हम बात करते हैं तो वो इसी का पार्ट है, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी भी एंड हम इक्वलाइजेशन लेवी इज डायरेक्ट टैक्स 2%, है ना? सर्विसेज के ऊपर इम्पोज किया जाएगा. तो यहाँ पे डेटा अगर हम देखें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की पेनिट्रेशन इंडिया में राइट, तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स की बात की जा रही है, ओटीटी लिखा हुआ है, तो दिस इज एट 30%. एंड कितना हम डेली टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑन दिस इज 70 मिनट्स एवरी डे. सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आप देख सकते हो, डेफिनेटली ये इंक्रीज ही हो रहा होगा. एंड इवन जो एड्स इंडस्ट्री है उनके लिए भी दिस इज बिकम एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म. तो रेगुलेशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम बात कर चुके थे कि द वे फिल्म्स आर रेगुलेटेड, एंड जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है, क्या वही चीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी आनी चाहिए? क्योंकि जो जिस तरीके से जो मास फॉलोइंग है या जो मास कंज्यूमर बेस है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, यूथ के ऊपर भी जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, सो दैट नीड्स टू बी रेगुलेटेड. और मानसी, मैं ऐड क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि हम्म. जैसे न्यू मीडियम ये हो गया, ओटीटी इज अ न्यू मीडियम ऑफ यस. कम्युनिकेशन. तो वी कैन से दैट जो ओल्ड मीडियम है फॉर थ्रू द टीवी, यूज ऑफ टीवी, केबल टीवी, क्या वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा या कुछ यूसेज नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में? नहीं, कि यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ईज ऑफ विजिबिलिटी, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि प्रिवेसी की पर्सपेक्टिव से आप इंडिविजुअली जो चीज देखना चाहते हो, आप यू फील मोर कंफर्टेबल व्हेन यू आर ऑन सच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बाय योर पर्सनल डिवाइसेस आल्सो. सो टीवी का एक अलग इंडस्ट्री है, उसका एक अलग मोटिव है. जो न्यूज चैनल्स हैं, ऑल्दो वी आर सीइंग कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी आ रहे हैं, बट वहां पे भी जो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से कंसर्न रेज होंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको इतना ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे
न्यूज चैनल्स जो हैं वो प्रमोट किया जाएगा, एंड देन सोशल मीडिया का अपना एक ओन सिग्निफिकेंस आ जाता है यहाँ पे। तो ये दिस इज माय व्यू है, तो रिप्लेस नहीं करेगा, मतलब हर जो प्लेटफॉर्म है उसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी एंड सिग्निफिकेंस एग्जिस्ट करती है। जो नेचर ऑफ कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मानसी अगर एग्जाम्पल देखा जाए, अगर आप इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा जाए तो फिर हम्म पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा जाता था स्टार स्पोर्ट्स में, मतलब केबल टीवी या बाकी सब में। आजकल देखा जाता है हॉटस्टार में, या फिर और भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो उनका भी जो एड रेवेन्यू है ना, वो भी चेंज होते आ रहा है सबका। तो जो हम्म एड रेवेन्यू अगर नहीं आएगा केबल टीवी में, तो वो धीरे धीरे उनका तो रीच है ना, हाँ, वो कम हो सकता है। हाँ वो कम हो सकता है। तो यहाँ पे हाँ मतलब स्पेसिफिक ही हम बात कर सकते हैं, ओवरऑल तो वी कांट से कि ऐसा कुछ हाँ काइंड ऑफ हाँ। थ्रेट एग्जिस्ट करता है। तो वी कैन टेक दिस अप प्रवेश, Okay, डीपीडीपी। so DP Act for kids. So the name of the act is the Digital Personal Data Protection Act, and the it will seek verifiable parental consent for processing all the data activities by children as per the provisions of this act. So in the telecom and in the telecommunication, to have the consent of the parents when their children are operating these things, this act is having provisions, and the challenges, various challenges they have identified, whether the end consumers on the network is a minor, creating a framework, and in a closed door meeting with officials from the Ministry of MIT and Telecoms sought clarity on these rules. So basically, this is in the pipeline, and the technological companies are in the constant touch with the ministry officials to define the uniform standards in this. And big tech companies have sought additional time to comply with these provisions, and as it will require the architectural changes in the above provisions. And तो बेसिकली yeah, ये so पॉइंट basically, हाँ हाईलाइट यही हो नहीं रहा है। मानते आप बोलो। मैं यही बोल रही हूँ कि इस आर्टिकल के थ्रू यही पॉइंट हाईलाइट हो रहा है कि जो पेरेंटल कंसेंट है, वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट लेना एक चैलेंज हो रहा है। क्योंकि इवन जो बच्चे मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, उसमें जो अकाउंट है दे माइट बी यूजिंग देयर पेरेंट्स अकाउंट। तो उस चीज को आप कैसे अब रेगुलेट कर पाओगे, क्योंकि कंटेंट तो वो फिर भी देख पाएंगे। तो एक तो ये आई भी थिंक मानसी इसमें सबसे अच्छा एक टेक्नोलॉजिकल स्टेप हम ये कर सकते हैं कि हम फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं, यस हाँ, उसमें जो वेरीफाइबल कंसेंट की चीज है वो भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, बिकॉज पेरेंट्स की वो नॉलेज में रहेगा। यस। सो हमारे आरबीआई के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, गोल्ड होल्डिंग्स हैं, दे टच 800 टन्स। तो वी आर सीइंग कि जो ट्रेंड है इवन गोल्ड होल्डिंग्स का वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि गोल्ड जो देखा जाता है अगेन अ काइंड ऑफ सेफर इन्वेस्टमेंट, सेफर एसेट्स देखा जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसी चीज को इंडिकेट करते थे कि जो ग्लोबली इकोनॉमिक सिनेरियो है, कंसर्न्स है, एक वो पॉसिबल रीजन हो सकता है बिहाइंड दिस इंक्रीज इन द गोल्ड होल्डिंग्स। एंड ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, आरबीआई नहीं कर रहा है, बाकी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक दे आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। सो And in Indian context, and in the Indian context, especially, the major change has been witnessed because of the sovereign gold bond scheme, which was started since 2015, under which the government and the RBI buys gold from the consumers, and it also leads to the financial robustness of the country. Forex reserves जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, and then पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता है, hedge प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी रिस्क। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री। हाँ तो मेन जो यहाँ पे गोल्ड होल्डिंग्स रेज की जा रही है बाय दी सेंट्रल बैंक्स, वो यही है कि फॉरेन करेंसी रिस्क जो इमर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी रिस्क क्या इमर्ज हो रहे हैं, एक तो वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज अगेन जो कैपिटल फ्लोज का पैटर्न है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर मार्केट में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पे अगेन जो जिस तरीके से यील्ड्स भी इंक्रीज हो रही है एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये कुछ अगेन रिस्क इम्पोज करते हैं ऑन द फॉरेन करेंसी। सो फॉर दैट वी Okay. So Mansi, I have a question to you that
day before some days we were talking about the de-dollarization and how the Indian rupee can get engaged in the internationalization. more swap, internationalization of the rupee. But when we are seeing this data where the US is having 68.6% reserves of the gold, and Germany, IMF, these countries are having a lot. India is just having 8.3%. So will it be correct to say that we should focus on internationalization and we can even think of getting a back from the de-dollarization? So यहाँ पे भी यही जो मेन ऑब्जेक्टिव है डी डॉलराइजेशन के पीछे भी यही है कि जो हमारे फॉरेन करेंसी रिस्क है उसको कम करने के लिए ही हम रुपये को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो डॉलर के ऊपर हमारा डिपेंडेंस है हमें अल्टीमेटली उसको कम करना है ना, क्योंकि ज्यादा हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी कंट्रीज भी उसी को ज्यादा यूज करना प्रेफर करती है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं एंड एज ऑल्टरनेटिव्स फिर कौन सी करेंसी सामने आ सकती है। तो उसी तरीके से जो फॉरेन करेंसी रिस्क है हम तभी उसको कम कर पाएंगे। और यहाँ पे जब आपने बात करी परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स ऑफ द गोल्ड, तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा जो लेवल ये होल्ड कर रहे हैं बैंक्स ऑफ डिफरेंट एडवांस्ड कंट्रीज। सो दिस डिपेंड्स अपॉन अगेन the size of the economy also and the level of risk which is associated. So ये कुछ factors भी determine करते हैं। I would like to add to the Mansi's point कि if de-dollarization will happen in next 5 to 6 years, it will depend on the India's capability to internationalize its rupees, and the valuation of rupees will be determined by not only by gold but also by various resources such as lithium, rare earth metal, etc. with the help of BRIC countries. तो BRIC countries का जो रोल है ना वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू de-dollarization में, और गोल्ड का रोल थोड़ा कम है जो आपने कहा कि 8.3% है। हाँ 8.3 उससे इतना कनेक्टेड नहीं है। हाँ ये बात ठीक है। जो आपने वैल्यू की बात करी ना, रुपए की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई पे ये दो मेन फोर्सेस रहती है जिसके बेसिस पे हम बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग है या फिर उसमें भी मैनेज फ्लोटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली वैल्यू की बात तो वहां से कनेक्टेड रहेगी ज्यादा। तो ठीक। तो एक ही अगर पैटर्न दिख रहा है हमको कि हमारे जो इंडियन माइग्रेंट्स है दे आर फ्लॉकिंग मोर टू OECD नेशंस। तो इन्हीं कंट्रीज में क्यों फ्लो करेगा, अगेन वो डिपेंड करेगा अपॉन दी जॉब अवेलेबिलिटी, कौन सी स्किल्स की जॉब कौन सी कंट्रीज में ज्यादा प्रमोट है, कौन सी अगेन कहाँ पे इनकम ज्यादा है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम दिस लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से भी ये कुछ फैक्टर्स रहते हैं, सेकेंडरी फैक्टर्स आई वुड से। सो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जो OECD पब्लिश करता है, this is there. So India remained the primary country of origin of the new migrants to the OECD nations. So ये definitely जो हमारे remittances inflow है उसको भी help करेगा और increase करने में, because आई थिंक मानसी इसके 2 या 3 कारण है कि बेटर वेजेस हैं, दूसरा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, तीसरा जो लिवलीहुड में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो ज्यादा अच्छा है वहाँ पर, और सबसे ज्यादा ये कि जो इंडियन माइग्रेंट्स की जो स्किल्स हैं to work under the pressure conditions, that also becomes a major factor because of their flock towards the OECD nations. अब यहाँ I पे would हम like to बात add करें, हाँ स्टूडेंट्स की बात करो या यू नो एम्प्लॉयज बात करें, आउट माइग्रेशन जो हो रही है हम उसको रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए उसको रोकना ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन सीइंग नहीं, हमें रोकने की क्या जरूरत है, मतलब why we are कि stopping, मतलब स्टॉपिंग नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं ऑफ आउट माइग्रेटिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, व्हाई दे आर नॉट प्रेफरिंग टू स्टेइंग बैक इन इंडिया। तो वो अगर इंडिया में प्रेफर करे सर्व करना थ्रू देयर स्किल्स, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट नहीं मानसी, मेरा आई वुड लाइक टू ऐड मुझे काम बोलो सम पॉइंट्स कि जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें एक और एक इम्पोर्टेंट खास एरिया है जो आपने नहीं लिया, वो है कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेशन की तरफ जा रहा है, तो दे नीड मोर चीप लेबर और दे मोर स्किल लेबर। चीप प्लस स्किल्ड, तो स्किल्ड वर्ल्ड में स्टेम पॉपुलेशन में इंडियन है, इसलिए एक माइग्रेशन हो रहा है। स्टेम में मेडिकल भी आता है, तो मेडिकल नर्सेस का देखा गया है कि NHS जो ब्रिटेन में, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। तो ये एक एरिया होगा। और जहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन था कि कैसे में रोके नहीं, तो उसके लिए 3 to 4 एरियाज है। पहला है कि क्या आपके पास एडिक्वेट एबिलिटी ऑफ जॉब्स है, वो और जॉब्स है भी
क्या उसका सैलरी का रेन्यूमरेशन है क्या उसी के अकॉर्डिंग है? अगर देखा गया इन्फोसिस, विप्रो एक्सेट्रा, अगर उनको अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं वो, तो उनका सैलरी उसी के हिसाब से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो वो चाहते हैं कि डायरेक्टली हम बाहर जा करके पढ़ के सैलरी इंप्रूव कर लें। और तो इवन वो एक इंडिया एरिया में होता है। जो, हाँ, जो हाँ। एंड कॉम्पिटिशन कौशिक, यहाँ है पर मुझे वो एक भी चीज बहुत बोलनी है कि अगर वो बाहर जाके काम करते भी हैं तो आई थिंक दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम है जो प्रवेश। हमारे यहाँ पर नहीं, हैं, कैसे प्रॉब्लम है? क्योंकि इंडिया की हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड एडवांटेज, तो अल्टीमेटली वो हमारे लिए एडवांटेजेस कैसे हो रहा है अगर द यूथ एंड पीपल इन दिस एज ग्रुप ऑफ 25 to 50 years दे आर आउट माइग्रेटिंग इवन। हाँ, मैं मासी से अग्री भी करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ। हम्म। पहले कि अगर वो जाते हैं बाहर, तो इससे पहला रेवेन्यू सोर्सेस कम होता है इंडिया का, वो तो डायरेक्टली फैक्ट है। $10 बिलियन हर बार बाहर जा रहा है। लेकिन ये भी देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में क्या फायदा हो सकता है इंडिया को। पहला है कि क्या इंडिया प्रोवाइड कर सकता है हाई क्वालिटी प्राइवेट एजुकेशन? इंडिया में जो क्वालिटी प्राइवेट एजुकेशन एजुकेशन है वो सब गवर्नमेंट फंडेड है। वहाँ ऐसा नहीं, तो वहाँ आप बाहर भेज दिए, वहाँ बाहर चले गए, रेमिटेशन से आते हैं इंडिया के पास, वो एक फायदा है इंडिया के लिए। और दूसरा कि वहां से पढ़ के अगर कोई आना चाहते हैं इंडिया में स्टार्टअप करना, तो वो फायदा है। तीसरा, जो एक इम्पोर्टेंट है कि जो स्किल्स है, जो कनेक्शन बनता है, इन्फ्लुएंस होता है उस तरफ के लोगों का, वो एक तरह से इंडिया का स्टोरी आप लेके जा सकते हो। तो आई थिंक वी शुड टेक दिस एज अ पॉजिटिव नोट कि बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये होगा ही, सप्लाई डिमांड मैनेजमेंट में ये होना ही है और आने एक वाले और मतलब एरिया यहाँ समय में। पे जैसे वी आर सीइंग कि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो जो इंडियन डायस्पोरा को फिर हमें अगेन बिकॉज दे आर इंडियंस तो वी आर ब्रिंगिंग देम बैक टू इंडिया, तो उनको मैनेज करने के लिए भी एक हमारे पास प्रॉपर पॉलिसी या लॉ होना चाहिए। हाँ। नहीं, जैसा कि कौशिक ने कहा कि कैलकुलेटिव अगर देखें तो नुकसान कम है, फायदे ज्यादा ही है अगर ये बाहर जाते हैं तो। हाँ, वो तो ठीक है, पर्सनल। मतलब वी वुड डिसएग्री और एग्री जैसा होगा। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि इट्स अप्लाइड, ये तो फैक्ट हो गया कि शुरू में नुकसान ज्यादा है, ये फैक्ट है। दूसरा, लॉन्ग टर्म में डिपेंड करता है, अगर वो इंडिया में आएंगे जॉब क्रिएट करें तो वो डिपेंड करता है। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, वो है कि इंडिया क्या प्रोवाइड कर पा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, या फिर या जो रेम्युनरेशन है थ्रू सैलरीज, नहीं हो पाता है। इसी कारण बाहर जाना पड़ता है। सप्लाई डिमांड का एक सिंपल सा फैक्टर है इसमें। हम्म। तो ये होता ही है मिडिल इनकम कंट्रीज या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में। फिर धीरे धीरे वहाँ स्टैग्नेशन आ जाएगा तो वापस लोग आ जाएंगे, डी डॉलरेशन के बाद वापस लोग आएंगे। जैसे तो हम बात ये भी हो कर रहे सकता हैं कि इवन एजुकेशन सेक्टर की भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है, उसमें एक जो इम्पोर्टेंट सबसे एलिमेंट यही है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हम कैसे encourage कर रहे हैं कि इंडिया में वो अपने कैंपसेस ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो डीकिन यूनिवर्सिटी है, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी जो इंडिया में अपना कैंपस ओपन करेंगे। तो इनिशियली मतलब ऑब्वियसली ये लॉन्ग टाइम टेकिंग स्टेप्स है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इंश्योर कर सके जो ब्रेन ड्रेन जो हम बोलते हैं वो कम से कम हो। वो है, इंडिया ब्रेन के गेन हो जाए। फेवर में, हाँ, इंडिया के फेवर में पहले ज्यादा रहना चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि बिल्कुल बैन कर दो या प्रोहिबिशन लगा दो बाहर जाने के ऊपर, सो दैट शुड बी अ सेकेंडरी थिंग कैन से। एक बस देख सकते हैं कि बाहर जाके एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं करना हाँ, चाहिए। वो, हाँ, उसके लिए हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। ऐसे होता है ना कि एम्बेसी में आप घुस गए, राइड कर दिए, या फिर ये सब चीज नहीं करना चाहिए। तो बहुत मल्टीपल एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, हाँ सिक्योरिटी हाँ। से हो गया, डेमोग्राफिक, एजुकेशन हो गया। हम्म, ठीक है, वी कैन टेक अप नेक्स्ट आर्टिकल। We have already talked about agri export policy. हम्म। ये सब तो हम ले चुके हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल के लिए एज अ, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वन टाइप ऑफ स्टार्टअप्स टुवर्ड्स वेस्ट फ्री वर्ल्ड मैं सर्कुलर। इसको ब्रीफ ले लेता हूँ जी, हम्म। कि वेस्ट फ्री वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कैसे कैसे है, तो यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसे यूज करके एक बनाया गया है विद रिस्पेक्ट टू
कहाँ गया? प्लास्टिक की इंजीनियरिंग को यूज। बस ये यूज किया है, नाम कहाँ है इसमें? Basically, by using these technologies, we are reducing the plastic waste. This तो is the नेम whole इज crux of this article. विश्वा एफर्ट रोबोटिक्स। असॉर्टिंग ऑफ वेस्ट, बस यही है, और कुछ नया नहीं दिखा इसमें। हाँ देखो, एक दूसरा लेफ्ट साइड में, स्टार्टअप्स डेवलप सोल्यूशन टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी। उसके नीचे आप देखोगे, इस कॉन्सेप्ट सर्कुलर इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग और रिफर्बिशिंग। तो रिफर्बिशिंग जो इंडिया में है ना, वो फ्लिपकार्ट में वो देखते होंगे कि मोबाइल फोन मिलता है, रिफर्बिश मोबाइल फोन, उसका एक इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, उसको बढ़ाया जा सकता है। और उसी का बात हो रहा है सिर्फ, ठीक है। रीसेल बटन तो बूस्ट रीसेल ई में, हाँ, कॉमर्स। सेकंड गुड्स लाइक जो रीयूज्ड कमोडिटीज के लिए इंडिया में मार्केट इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ही मिनिमम स्केल पे है। हाँ। हम्म। तो बेसिकली रिफर्बिशिंग, रिपेयरिंग, रीयूजिंग, रीसेलिंग, ये एक एरिया हो गया जहां पर काम कर सकते ठीक है, सो वी आर डन विद ऑल द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फॉर द डे। So I think we can call it a wrap for the day. Thank you so much for joining us, and do subscribe to Ansarkari and stay tuned for everyday updates.